हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। क्लास 10th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसमें होता क्या था, हम दो वेरिएबल्स में इक्वेशंस लेते थे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। 3 या 4 मेथड हमें बताए गए थे, जिसमें से पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन, तीसरा था एलिमिनेशन, चौथा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और लास्ट जो था वो था रिड्यूसिंग मेथड। इसके अलावा उन क्वेश्चंस में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और हुआ करती थी। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करते थे उसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन जनरेट करते थे। तो इक्वेशन जनरेट कैसे करते थे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। कुछ एजेज वाले क्वेश्चन थे, कुछ और कंडीशंस वाले क्वेश्चन थे, उन सबको सबसे पहले हम सॉल्व करके इक्वेशन जनरेट करते थे। 2 इक्वेशंस होती थी और उन दोनों इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स होते थे। तो उन दोनों इक्वेशंस को हम किसी मेथड से सॉल्व करते थे जो उसमें दे रखा होता था। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हो तो उससे हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स में हम इक्वेशंस जनरेट करेंगे और उन इक्वेशंस को जनरेट करने के बाद में हम यूज़ करेंगे मेथड डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस का, जो भी हमने सारे के सारे अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले एक टॉपिक और हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में इक्वेशन जनरेट कर ली थी, जनरेट करने के बाद में हम एक कंडीशंस और देखते थे कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं या नहीं हैं। अब इक्वेशंस पॉसिबल होते हैं चाहे वो 1 सॉल्यूशन हो या मोर देन 1 सॉल्यूशन हो, तो उस कंडीशन को कहते थे हम कंसिस्टेंट। ये वो वाली कंडीशन थी जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस देता था। इफ सिस्टम हैज 1 और more than 1 सॉल्यूशन। इसमें 2 कंडीशन हुआ करती थी। पहली थी यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। और कंडीशन हुआ करती थी A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। दूसरी कंडीशन थी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी ये था और जो लाइंस हुआ करती थी पैरेलल लाइंस हुआ करती थी, सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस। अगर इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं, यानी दोनों लाइंस एक दूसरे को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर ये L1 है और ये L2 है, और इसमें होता क्या था, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही है, तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ करता था उसमें क्या था, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। दूसरी कंडीशन थी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या हुआ करता था कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। जो सिस्टम था इक्वेशंस का, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो ये जो कंडीशन हुआ करती थी वो थी पैरेलल लाइंस की। कंडीशन थी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से इसकी कंडीशन हुआ करती थी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसका मतलब पैरेलल लाइंस हैं, और हम जब ग्राफ ड्रॉ करते थे इसका इस तरह से मिलता था। L1 है और L2 दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती थी। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें दिमाग में रखेंगे कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। यानी कंसिस्टेंट में सॉल्यूशंस होंगे, चाहे तो एक सॉल्यूशन हो या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हों। इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशंस नहीं होंगे, यानी हमें
इन कंडीशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में यहाँ पर भी दो कंडीशंस हैं। यहाँ पर एक तो वन सॉल्यूशन की है जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, इसमें है इन्फिनिटली सॉल्यूशंस की। तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, यानी हमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ना तो इस केस में सॉल्व करेंगे और ना ही इस केस में सॉल्व करेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो है, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा हो, चाहे तो वो 3 इक्वेशंस का हो या 2 इक्वेशंस का हो, है ना। तो अगर 2 इक्वेशंस हैं तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होगा, और अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस दे रखे हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स होगा, इस तरह से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनाना है। अब इसको करते क्या है, सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशंस दे रखे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, इस तरह से a2x, ये सब 3 इक्वेशंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हैं, ये हैं कोफिशिएंट्स x y z के। तो x y z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका हम अलग से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम a कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लेट a इक्वल्स टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। इसके अलावा जो हमें वेरिएबल्स जिनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है उसको हम अलग से एक और मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं x y z का। और इसके अलावा ये जो हमें कांस्टेंट टर्म्स दे रखे थे d1 d2 d3, इनको भी हम एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, और ये जगह d1 d2 और d3। जब हम इनको इक्वेशन जनरेट करते हैं तो कुछ इस तरह से जनरेट करते हैं कि a का और x का मल्टीप्लाई करने से हमें b के इक्वल ये मिल जाए, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इक्वल करेंगे तो हमें दोबारा यही वाली इक्वेशंस मिल जाती हैं। एग्जाम्पल ax इक्वल्स टू b, कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में और इसकी इक्वल कर देते हैं, हमें सारी की सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, और ये x y z, और ये हो जाएगा d1 d2 d3। हम देखते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 का है, यानी दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और हमें जो दोनों का जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 3/1 का, यानी इसको ही सेटिस्फाई करेगी। और थोड़ी सी और हेल्प ले लेते हैं इसमें और थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ में और देखते हैं फिर क्या मिलता है। हमें a1 b1 c1 का मल्टीप्लाई करेंगे x y z के साथ में, तो हमें मिल जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। इसके बाद अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो ये जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z, और इधर इसी तरह से a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये भी हमें 3/1 का एक मैट्रिक्स मिल गया, और जो इसके इक्वल है d1 d2 d3 के इक्वल, d1 d2 d3 के इक्वल है। तो हम देखते हैं कि ये भी 3/1 का है, ये भी 3/1 का है, तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो हमें इसी तरीके से दोबारा वही इक्वेशंस मिल जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो टॉपिक है पूरा समझ में आ गया होगा। ये पहली इक्वेशन है, इसी तरह से इसको कंपेयर करेंगे तो ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, ये तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमने इनको किस तरह से मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इतना करने के बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। इफ़ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, देन A इनवर्स एग्जिस्ट। तो जो इसका जो A इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा। वी हैव
ax इक्वल्स टू बी, अभी हमने ये रिलेशनशिप डेवलप किया है, ax इक्वल्स टू बी प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। हमने क्या किया, दोनों साइड को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो यह हमें मिलेगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। हमें मालूम है इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ए इनवर्स इंटू ए फाइंड करें फिर एक्स का मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है, ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। और हमें ये भी मालूम है ए इनवर्स इंटू ए का जो प्रोडक्ट होता है वो आई के इक्वल होता है, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ में अप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स था उसका हम इन्वर्स फाइंड कर लें, इन्वर्स फाइंड करने के बाद में अगर हम इस बी के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसका, तो मल्टीप्लाई करने से जो हमें आंसर मिलेगा वो इसी ऑर्डर का होगा, एक्स ऑर्डर, जो एक्स का ऑर्डर है वही यहाँ पे मिलेगा, ए इनवर्स इंटू बी का। दोनों साइड्स को हम कंपैरिजन करेंगे और दोनों साइड्स को कंपैरिजन करने के बाद में हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टॉपिक को थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर ए हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं ए का तो हमें 0 मिलता है, देन वी फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी, यानी हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करते हैं हम बी के साथ में, अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है, दोनों का प्रोडक्ट है, अगर 0 के इक्वल नहीं आता, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। यानी जो सिस्टम हमें दे रखा है इक्वेशंस का, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके अलावा लास्ट में एक और है, इफ एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल्स टू 0। अगर एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करते हैं हम बी के साथ में और उसका रिजल्ट भी हमें 0 मैट्रिक्स मिलता है, तो उस कंडीशन में जो सिस्टम होगा इक्वेशंस का, उसके या तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब हुआ, अगर कंसिस्टेंट होगा तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे और इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम याद रखते हुए या ध्यान में रखते हुए हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।